अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज चैप्टर गैस एक्सचेंज एंड रिस्पायरेशन पर हमारा दूसरा लेक्चर है, दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ा। रिस्पायरेटरी, व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिस्पायरेशन, डिफरेंस बिटवीन ब्रेथिंग एंड रिस्पायरेशन। हमने समझा कि ब्रेथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन। फिर रिस्पायरेशन is a complete process in which oxygen and carbon dioxide exchange between environment and the body of the organism। फिर इसकी दो फेजेस होती हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिस्पायरेशन। फिर हमने दो टाइप्स पढ़ी, एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। फिर एरोबिक रिस्पायरेशन की दो तरह से होती है, दो टाइप पार्ट्स हैं उसके, दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एरोबिक रिस्पायरेशन। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जिसको कुछ क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, वो ज़रूर पूछे कमेंट में, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। तो आज हमारा टॉपिक था, आपके इल्म में होगा, टाइटल देखा आपने, थंबनेल देखा। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स। हम लोअर से हायर एनिमल्स तक जाते हुए उनमें रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स का डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक बातें भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आगाज करते हैं प्रोटोजोआन्स से। फाइलम प्रोटोजोआ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम अगर अमीबा की बात करें तो हम देखें कि इनको सिंगल सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, तो इनको किसी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, तो ना ही ब्लड की ज़रूरत है। इनमें सिंपल इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ऑक्सीजन सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूज़ होगी, एंटर होगी, यूटिलाइज होगी, एटीपी प्रोड्यूस होगी, बाय प्रोडक्ट के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, वो डायरेक्ट गैप सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन ये मूव कर जाएगा बॉडी वाल के थ्रू, जो है अपने इन्वायरमेंट में, वाटर में। तो फिर हम बात करते हैं फाइलम पोडीफिरा हो, जिसमें स्पॉन्जिस आ जाती हैं, या फाइलम नाइडेरिया हो जिसमें हाइड्रा आ जाते हैं, या फाइलम टीनोफोरा हो जिसमें कॉम्ब जेलीज, सी वार्नर्स, या फाइलम हेलमिंथिस हो जिसमें फ्लैटवर्म्स आ जाते हैं। तो इन सब फाइलम में जो बेसिक रिस्पायरेटरी सरफेस है, जो कह लें कि रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर तो मौजूद नहीं है, लेकिन इनमें बॉडी सरफेस के थ्रू रिस्पायरेशन होती है। इनका बॉडी सरफेस एरिया इनफ होता है टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की डिमांड पूरी करने के लिए इनका बॉडी सरफेस एरिया ही काफ़ी होता है। इनमें सिंपल सरफेस एरिया के थ्रू वही सेम प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू रिस्पायरेशन होगी, डिफ्यूजन होगी, ऑक्सीजन बॉडी में आएगी, यूटिलाइज होगी, एनर्जी बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो अगर हम स्पॉन्जेस की बात करें तो स्पॉन्जेस में हमने पड़ा हुआ है कि कैनाल सिस्टम होता है। अगर हम इसके जनरलाइज्ड बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो बॉडी सरफेस होती हैं। इसकी ऊपर वाली जो बॉडी सरफेस है उसको पिनाकोडर्म, और उसमें मौजूद सेल्स को पिनाकोसाइट्स बोलते हैं। इसके जो सेल्स हैं स्पॉन्ज के, ये कॉलर फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। जो इनर सरफेस है उसको क्वानोडर्म बोलते हैं, और उसमें मौजूद सेल्स को क्वानोसाइट्स बोलेंगे। इसके अलावा इसमें पोर्स होते हैं जिसको ओस्टिया बोलते हैं। इसमें भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर होगी, अंदर जाएगी। कैनाल सिस्टम है इसमें, उसके थ्रू पूरी ऑक्सीजन सप्लाई होगी बॉडी सेल्स को, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो कैनाल सिस्टम के थ्रू फिर वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकल जाएगी स्पॉन्जेस में। इसके बाद हम फाइलम एनिलिडा की बात करें तो फाइलम एनिलिडा ये जो है इसमें मौजूद ऑर्गेनिज्म की जो स्किन है वो हाईली सॉफ्ट मॉइस्ट होती है। इनमें ऑर्गेनिजम्स में अर्थवर्म, लीचीज, निरीज वगैरह आ जाते हैं। ये सिगमेंटेड वर्म्स होते हैं, सिगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, और इनमें जो रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर है, जो कह लें कि इनमें रिस्पायरेशन होती है वो स्किन के थ्रू होती है। वो सॉफ्ट स्किन होती है तो डायरेक्ट स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन हो जाती है। लेकिन इनकी कुछ स्पीशीज़ में पैरापोडिया भी होते हैं। पैरापोडिया आमतौर पर तो लोकोमोशन में यूज़ होते हैं। इनमें एग्जाम्पल नीरीज की है जिसको हम सैंड वर्म भी बोलते हैं। तो पैरापोडिया के ऊपर स्पेशल एक्सटेंशंस होती हैं। बॉडी पैरापोडिया जो है वो बॉडी वॉल की एक्सटेंशंस ही हैं, और पैरापोडिया के ऊपर स्पेशल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्रिस्टे, जिनकी मदद से फिर वो लोकोमोशन करती हैं, और इन पैरापोडिया के यूज़ करते हुए ही ये फिर रिस्पायरेशन परफॉर्म भी कर लेते हैं। इसके अलावा इनमें एक स्पीशी इनकी एम्फीट्राइट, फाइलम एनिलिडा में ही, ये जो है रिस्पायरेशन एक्सटर्नल गिल्स के थ्रू करते हैं। अब गिल्स हम पढ़ते हैं, गिल्स सिर्फ ऑक्सीजन जो फिशेस हैं वहाँ इवाल्व नहीं हुए, गिल्स फाइलम एनिलिडा में भी इवाल्व हो चुके थे।
तो अब हम आगे बात करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा में क्लास ये लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम आप जानते हैं। इसमें हम क्लास इंसेक्टा की बात करें तो उसमें मिलीपीड, सेंटीपीड्स, माइट्स, स्ट्राइक्स बेशुमार स्पीशीज आ जाती हैं। तो इनमें जो डिफ्यूजन रिस्पायरेशन है वो ट्रैकिया के थ्रू होती है। थिन ट्यूब्स होती हैं इनटू द इंटायर बॉडी। तो जब रिस्पायरेशन जो है वो ट्रैकिया के थ्रू होगी तो उसे हम ट्रैकिया रिस्पायरेशन बोलेंगे। पहले हमने बात की फाइलम एनिटिका में स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन। तो जब किसी ऑर्गेनिज्म में स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन हो तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसको हम कुटेनियस रिस्पायरेशन बोलते हैं। कुटेनियस वर्ड इज मेनली लिंक्ड टू द स्किन। तो अब इसकी क्लास जो इंसेक्टा है, जो क्रस्टेशिया है, उसमें क्रेफिश, प्रॉन्स वगैरह आ जाएंगे ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें जो रिस्पायरेशन है वो गिल्स के थ्रू होगी, और जब गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन होती है उसको हम ब्रैंकियल रिस्पायरेशन बोलते हैं। इसके अलावा अरेक्निडा में क्लास अरेक्निडा में स्कॉर्पियंस, स्टारफिशी स्कॉर्पियंस, स्पाइडर्स वगैरह आ जाते हैं। इनमें जो रिस्पायरेशन है वो स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस में बुक लंग्स के थ्रू होती है, और जो इनमें एक ऑर्गेनिज्म है किंग क्रैब, जिसको लिमुलस और लिविंग फॉसल भी बोलते हैं, इसमें जो रिस्पायरेशन है वो बुक गिल्स के थ्रू होती है। जो वर्ड बुक है ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि इसकी जो शेप है वो बुक के पेजेस की तरह होती है। तो जब लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन होगी तो पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। जब गिल्स के थ्रू होगी तो ब्रैंकियल। इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं हम। फाइलम आर्थ्रोपोडा तक हमने रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स देख लिए। अब हम फाइलम मोलस्का की बात करेंगे। तो मोलस्का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम आप जानते हैं। तो इसमें सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स हैं। शेल जो है वो इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है। शेल लेकिन प्रेजेंट में भी प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट होता भी या नहीं भी होता। शेल जो है वो मे बी इन द इंटीरियर ऑफ द बॉडी और एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी, या बॉडी के अंदर होगा या बॉडी के बाहर होगा शेल। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म है एंडो एनिमल्स की टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक यूनियो है एनिमल, उसमें जो रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर है वो टिनिडिया है, जिसको गिल्स भी बोलते हैं। गिल लाइक स्ट्रक्चर है तो उसको गिल बोलेंगे। इसके अलावा इसमें आइल ऑर्गेनिज्म है पाइला, जिसमें टिनिडिया और पल्मोनरी सैक को लंग्स भी बोलेंगे। इन दोनों के थ्रू रिस्पायरेशन होती है, टिनिडिया एंड पल्मोनरी सैक। लंग इसलिए बोलेंगे कि शेप लाइक लंग्स की तरह की शेप है। तो ये हमने बात कर ली मोलस्का की। अब हम बात करेंगे इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा इज एक्सक्लूसिवली मेराइन फाइलम। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब मेराइन है, टोटली मेराइन है। इसमें हम स्टार फिशेस की बात करते हैं, सी स्टार, ब्रिटल स्टार, सी अर्चन, सी लिलीज, सी कुकम्बर। इन स्टार फिशेस में जो रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर है वो ट्यूब फीट है। इनकी ट्यूब फीट के थ्रू ही रिस्पायरेशन हो जाती है, इतनी ये थिन होती है। इसके अलावा जो सी कुकम्बर है उसमें जो रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर है वो क्लाउकर रिस्पायरेटरी ट्री है, उसके थ्रू रिस्पायरेशन होती है। इसके अलावा हम बात करें आगे फाइलम प्रोटोकार्डेटा की बात करें तो प्रोटोकार्डेटा में यूरोकार्डेट्स, सिफेलोकार्डेट्स वगैरह आ जाते हैं। तो इनमें जो रिस्पायरेशन है वो फ्रेंजियल वाल, फेरेंक्स की वाल के थ्रू रिस्पायरेशन ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म की जाती है। इसके अलावा सिस्टोस्टोम्स एंड फिशेस में इंटरनल गिल्स प्रेजेंट होते हैं। जब गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन होगी तो तो वो ब्रैंक की रिस्पायरेशन हम बोलेंगे। लेकिन वाटर जो ब्रेथिंग एनिमल्स हैं, एयर ब्रेथिंग एनिमल्स की निस्बत जो वाटर ब्रेथिंग एनिमल्स हैं, जिसमें वाटर में रिस्पायरेशन परफॉर्म करते हैं, जो उनमें कुछ डिफ़िकल्टीज भी मौजूद हैं। वाटर जो है वो जितना ज़्यादा गर्म होगा उसकी ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। आपने देखा है कि जब गर्मियाँ होती हैं तो ऑर्गेनिज्म नीचे चले जाते हैं सरफेस से, ताकि वो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके, क्योंकि अपर वाली लेयर में ऑक्सीजन नहीं रहती। इसके अलावा दूसरी इनमें प्रॉब्लम ये आ जाती है, लेकिन उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया हुआ उस इन्वायरमेंट में। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि 1 लीटर पानी में जो है वो नॉर्मल ऑक्सीजन 4 to 8 ml होती है, 4 to 8 ml ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर। लेकिन ऑक्सीजन के 1 लीटर में इसके बरक्स 210 मिलीलीटर ऑक्सीजन होती है, जो कि 40 टाइम्स मोर देन वाटर। वाटर हैज़ 40 टाइम लेसर ऑक्सीजन देन एयर। तो ये कुछ इसमें चीज़ें हैं। इनमें जो रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर बेसिकली गिल्स है, सिस्टोस्टोम्स और फिशेस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं
फाइलम अम्फीबियंस में। तो अम्फीबिया वर्ड का मीनिंग ये है कि डोयल नेचर, डोयल मोड ऑफ नेचर। तो इसका मतलब यह है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में भी रह सकते हैं, जो लैंड में भी रह सकते हैं। तो इनमें जो है जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वो मेनली 3 डिफरेंट वेज के थ्रू ये करते हैं। ये स्किन के थ्रू भी परफॉर्म कर लेते हैं, जब पानी में रहेंगे तो स्किन के थ्रू भी करेंगे। स्किन जो है इनकी बहुत सॉफ्ट होती है अम्फीबियंस में। अफराद की बात अगर कर लें, स्लेमेंडर्स की कर लें, तो इनमें लाइनिंग ऑफ बकर कैविटी के थ्रू होती है, जिसको बको फ्रेंजी रिस्पायरेशन बोलते हैं। आप देखते हैं कि इनका हर दफ़ा इस जगह से इनकी जो है ये कभी फूलती है कभी बंद होती है, जैसे आप समझे कि मुंह भर के उसको बाहर निकालना हवा को। तो वो दरअसल इनकी जो लाइनिंग ऑफ बकर कैविटी और फेरेंक्स होती है वो इन उसका हाईली वैस्कुलर होती है, तो डायरेक्ट वहाँ से गैस का एक्सचेंज हो रहा होता है। तो इसलिए वो हमारे फेफड़ों की तरह जिस तरह फूलते हैं और क्लोज होते हैं, सुकड़ते हैं, इस तरह वहाँ भी सेम यही चीज़ हो रही होती है। इसलिए हम देखते हैं कि वो इस तरह उनका जो है वो गले वाली जगह जो है वो फूलती है फिर क्लोज होती है। तो वहाँ से गैसेस का एक्सचेंज दरअसल डायरेक्ट हो रहा होता है, क्योंकि हाई ब्लड सप्लाई होती है। स्ट्रक्चर ही ऐसा बन गया है कि वो हाईली थिन है, हाईली वैस्कुलर है, जैसे मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, तो वहाँ से फिर गैस एक्सचेंज हो सकता है ना। तो इसके अलावा जो तीसरा है इनमें, वो लंग्स इवाल्व हुए इनमें, लेकिन एग्जैक्टली डेवलप तो नहीं हुए, लेकिन लंग्स का इवाल्व होने का मकसद ये था कि अब ये जो है वो लैंड में आना शुरू हो गई। ऑर्गेनिज्म जो है ब्लसूस वर्टिब्रेट्स में वो लैंड में आए, तो लंग्स इवाल्व हुए। लंग्स बेसिकली लैंड में ही वर्क करेंगे, एक्सपायरेशन ऐसे ऑर्गेनिज्म में होगी जो लैंड में रहते हैं। तो लंग्स में मौजूद होने के बाद इनमें मौजूद होने के बावजूद ये पानी के करीब ही रहते हैं, पानी से दूर नहीं होते, क्योंकि इनको मुसलसल ज़रूरत पड़ती है पानी में जाने की। बेलसूस प्रीडेटर से बचने के लिए पानी में जाएंगे। और इसके अलावा जो मेन फीचर है कि इनके जो गमीर्स हैं, एग्स हैं इनके, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत मॉइस्ट होते हैं। उनकी रिप्रोडक्शन, उनकी लेइंग, उनका रिलीज़ जो है, उनसे बेबी की बर्थ जो है वो लैंड पे नहीं हो सकती। जिनको अपने एग्स को रिलीज़ करने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो पानी में जाना पड़ता है, वहाँ जाके अपने एग्स रिलीज़ होते हैं, वहाँ ही इनकी फिर बर्थ होती है नेक्स्ट बेबी की। तो इसके अलावा हम बात करें फाइलम जो है रेप्टीलिया की, तो रेप्टाइल्स में लंग्स के थ्रू होती है, पल्मोनरी वेंटिलेशन होती है कम्प्लीटली। तो इनमें जो हम बात करें स्नेक्स की, तो स्नेक्स में जो इनकी ग्लॉटस है, ओपनिंग है, वो टोंग के जुबान के काफ़ी आगे आई हुई होती है। इनकी जो टोंग है वो बाइफेड होती है, और 90% जो स्नेक स्पीशीज़ हैं वो नॉन पॉइजनस हैं, लिहाजा घबराने की ज़रूरत नहीं है। 90% नॉन पॉइजनस होती हैं। इनमें जो रिस्पायरेशन है वो क्लोकर रिस्पायरेशन भी होती है लंग्स के साथ साथ। क्लोका एक कॉमन ओपनिंग है बिटवीन द डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये उसके थ्रू भी रिस्पायरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। इसके अलावा हम बर्ड्स की बात करें, तो बर्ड्स में जो है वो लंग्स के थ्रू ही होगी बेसिकली। तो इनमें एयर सैक इंपॉर्टेंट फीचर है बर्ड्स का। एयर सैक लंग्स मौजूद होते हैं, लेकिन ये हाईली वैस्कुलर नहीं होते, ये रिस्पायरेशन में रोल प्ले नहीं कर रहे। ये सिंपली ये जो है ये बाउंसी प्रोवाइड कर रहे हैं बॉडी को फॉर दी फ्लाइट, उड़ने के लिए। बॉडी वेट कम होता है, तो उड़ने के लिए ब्लड जो मॉडिफिकेशन हुई है बर्ड्स में, उसमें से बर्ड्स एक ये है कि वो हॉलो बोन्स होती हैं, उनमें पोर्स होते हैं। जो एयर सैक्स होते हैं वो बोन्स में भी प्रेजेंट होते हैं लंग्स के साथ साथ। तो ये बाउंसी प्रोवाइड करते हैं उनको, ताकि वो फ्लाइट के दौरान मूव कर सकें, अपना बैलेंस रख सकें। ये इंपॉर्टेंट अडाप्टेशन है बर्ड्स में। मैमल्स की बात करें, तो मैमल्स में जो इंपॉर्टेंट अडाप्टेशन है वो डायफ्राम मसल है, जिसको हम स्केलेटल मसल्स और फ्रेनिक मसल्स भी बोलते हैं, जो कि रिस्पायरेशन में, ब्रीथिंग में अहम किरदार अदा करता है। अब जो मसला ये है कि मैमल्स में ऑर्गेनिज्म जो हैं, वेल्स, डॉल्फिन्स, वो वाटर में रहती हैं, लेकिन उनमें भी रिस्पायरेशन के लिए गिल्स हैं। अब बात यह है कि लंग्स हैं। लंग्स तो होंगे जो ऑर्गेनिज्म जो लैंड में रहते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं, तो वो कैसे फिर जिंदा रहेंगे, इंस्पायर कैसे करेंगे। तो जो डॉल्फिन्स, वेल्स, सी कोज, इस तरह के मैमल्स हैं, वो ऑक्सीजन हासिल करने के लिए पानी के सरफेस के ऊपर आते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन पिक करते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं। पूरी ज़िंदगी ऐसा ही चलता है। लेकिन उनमें ये है कि उनमें अडाप्टेशन ऐसी हैं कि वो एक दफ़ा आप ऑक्सीजन ले लें तो घंटा 1.5 घंटा पानी में रह सकते हैं बगैर ऑक्सीजन के भी। तो फिर वो ऑक्सीजन लेने के लिए घंटा 1.5 घंटे बाद फिर वो पानी के सरफेस के ऊपर आते हैं। तो इस तरह से उनका फिर निज़ाम चल रहा है। लेकिन अगर अब बात करें वेल्स की, तो अगर वो पानी से बाहर आ जाए तो उसकी फ़ौरन डेथ हो जाती है। उसकी वजह ये है
उसका बॉडी वेट इतना इतना हाई होता है कि फ़ौरन उसकी बोन्स जो है वो क्रैश हो जाती हैं, टूट जाती हैं, उसके लंग्स जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं। तो लेकिन जब वो पानी में थी तो पानी में जो पानी जो है वो उसकी पानी की बॉन्सी लेवल जो है वो उसकी बॉडी वेट को एडजस्ट कर लेता था, इसकी वजह से वो वहाँ सर्वाइव करती थी। लेकिन जब लैंड में किसी वजह से समुद्री लहर की भाव की वजह से वो बाहर आ गई तो अब उसका बॉडी वेट इतना ज़्यादा है कि उसकी अपनी हड्डियाँ टूट जाएंगी उससे और लंग्स कोलैप्स हो जाएगा। तो इसमें भी लंग्स के थ्रू परमानेंट वेंटिलेशन बेसिकली होगी। तो ये हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में देख लिया कि उनमें कैसे रिस्पायरेशन होती है, क्या वो पूरा प्रोसेस रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए लेट्स क्लास तक अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।